अभी क्या आप अपना जो विधानसभा क्षेत्र है, आपको शक है जी, कि इस तरह की वैसे तो आपका तो ज़्यादा क्षेत्र जो है वो ग्रामीण है, शहर तो नहीं है उसमें बहुत बड़ा। जी। तो उसमें भी कुछ इस तरह की हो सकते हैं वोटर्स, आप इस पे कुछ देखिए देखिए करेंगे जानने के लिए? रविंद्र जी, इसके बारे में मैं टिप्पणी करता यदि मैं पिटीशन में ना गया होता। तब मैं सारी बातें कह सकता था। लेकिन अब मेरा सिर्फ़ ये है, क्योंकि मैं पिटीशन में गया हूँ और पिटीशन में मैं सिर्फ़ एक बिंदु पे गया हुआ हूँ। और मेरा बिंदु सिर्फ़ ये है कि इनवैलिड वोट्स जिनकी संख्या 215 है, जिनकी री-वेरिफ़िकेशन इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर को करनी चाहिए थी, वो री-वेरिफ़िकेशन उन्होंने नहीं की। वो एक चूक है और मैं सिर्फ़ उन 215 वोटों का री-वेरिफ़िकेशन माँग रहा हूँ, जिसको लोग साधारण भाषा में री-काउंटिंग कहते हैं, लेकिन री-वेरिफ़िकेशन जो है, मैं सिर्फ़ उसकी वो चाहता हूँ। तो अन्य चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं कोर्ट में हूँ, मेरा कहना शायद उचित नहीं रहेगा। तो अभी आपका केस किस स्टेज पे है? और एक बार थोड़ा-सा बता दीजिए पूरी घटना शायद वैसे तो पता है लोगों को केस पर थोड़ा के, केस केस मोटे तौर पे ये है कि पिछली जो तारीख थी उसमें जो हमारी अमेंडेड पिटिशन की जो एप्लीकेशन थी वो स्वीकार कर ली गई थी और हमें 20 जुलाई तक का समय दे दिया गया था अमेंडेड पिटिशन फाइल करने का, जो हमने तभी कर दी थी। और जो अपोजिट पार्टी है, रिस्पोंडेंट जो हैं, जो विनिंग कैंडिडेट है, उनको 4 सप्ताह का, मतलब 19 अगस्त तक का समय दिया है अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। तो अगली तारीख जो है वो 19 अगस्त लगी हुई है उसमें। और मतलब अभी शुरू होगा कहने का मतलब केस यही है ना? क्योंकि आपने अमेंडेड एप्लीकेशन दिया है। अमेंडेड एप्लीकेशन है, उनका जवाब आ जाएगा। मैं प्रक्रिया में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें ज्यादा कोई लीगल पॉइंट्स नहीं है। सिर्फ फैक्चुअल है, एक टेक्निकल टेक्निकल चीज है। है कि जी, इलेक्शन कमीशन की खुद की हिदायतों के अनुसार रीकाउंट री-वेरिफिकेशन ऑफ इनवैलिड वोट्स होना चाहिए था, क्योंकि उनकी संख्या इलेक्शन रिजल्ट के मार्जिन से ज्यादा थी, जो रिटर्निंग ऑफिसर ने नहीं की। जो बल्कि भाषा इस्तेमाल की गई है उसमें 2 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, शैल एंड मैंडेटरी। शैल और मैंडेटरी के बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती। ये करना ही चाहिए था, करना था, चाहिए नहीं था, करना था, जो कि नहीं किया गया। हमारी सिर्फ यहां तक लिमिटेड है पिटिशन। ये रूल्स में लिखा है शैल एंड मैंडेटरी, बिल्कुल रूल्स आप बता बिल्कुल रहे हैं ना? बिल्कुल रूल। बिल्कुल। तो आपने उस वक़्त ज़िक्र किया था इस बात का या छूट गई थी? नहीं, जब उस समय काउंटिंग हो क्योंकि रही काउंटिंग हो चुकी थी, रिजल्ट अनाउंस हो गया था, तो हमारे जो काउंटिंग एजेंट्स थे, जो इन टेबल्स पे बैठे थे, ये वाली जो पोस्टल बैलेट वाली जो टेबल्स थी, वो उन्होंने बाद में बताया कि जी करीब बहुत सारी वोट्स ऐसी थी जो बिना खोले इनवैलिड में डाली गई थी। तो उन्होंने वहां टेबल के ऊपर तो ऑब्जेक्ट किया था, लेकिन उस तरह से शायद वो चीज उभर के नहीं आई उस समय। अन्यथा तो अगर हम उस समय भी इस चीज को रेज कर देते तो रिटर्निंग ऑफिसर शायद उसी समय उनको रिकाउंट इन वोट्स का करना पड़ जाता। लेकिन वो चलो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, तो उम्मीद है अब हो जाएगा वो। आपकी विधानसभा में कितनी वोट्स इनवैलिड हुई सर? इसको 215। छोड़ के? 215 तो आपके उस बॉक्स में हुई ना? इसके नहीं अलावा? नहीं 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 नहीं, बॉक्स नहीं है जी, ये ये टोटल पैकेट जो है, पोस्टल। पैकेट आप बता रहे हैं? नहीं नहीं, पोस्टल ये बैलेट का? टोटल टोटल पोस्टल बैलेट जो हैं, टोटल जो वोट होता है, जिसको आप एम्प्लॉयज का वोट कहते हैं, जो या तो कहीं बाहर पोस्टेड हैं, या इलेक्शन ड्यूटी पे हैं, या इलेक्शन ड्यूटी में प्रदेश में कहीं और पोस्टेड हैं, ये उनकी वोट्स हैं। तो ये हमारे यहाँ करीब मेरे ख्याल से 1300 कुछ टोटल ऐसी वोट्स थी, जिनमें से 1157 शायद काउंट हुई थी, और 219 वोट थी, 4 तो उसमें नोटा की थी, नन ऑफ दी अबव वाली कैटेगरी, और 215 हैं जो इनवैलिड डिक्लेयर हुई हुई हैं। तो ये 215 इनवैलिड वोट्स हैं। और जो 1100 वोट काउंट हुई थी, जी। उनमें उनमें तो कांग्रेस को ज़्यादा मिली होंगी या बीजेपी को? अगर याद हो नहीं, आपको? उसमें करीब 54-54% वोट कांग्रेस की हैं, बीजेपी की शायद 21.5% वोट है उसमें। तो वो जो मतलब 1157 या जितनी काउंट हुई हैं उसमें। वो मुझे लगता है पूरे हरियाणा में ओवरऑल यही था। बैलेट पेपर्स में शायद कांग्रेस को काफ़ी लीड थी। हाँ, अब देखिए, वैसे मैं तो काउंटिंग के अंदर था, तो मुझे नहीं पता कि बाकी प्रदेश में उस समय क्या ट्रेंड चल रहा था। लेकिन उड़ती उड़ती ये जरूर आई थी कि शुरू का जो घंटा 1.5 घंटा था, उसमें कांग्रेस बहुत लीड कर रही थी, क्योंकि उस समय शायद पोस्टल बैलेट्स की गिनती हुई थी। तो जी। वो बात ठीक है। बाकी
बाकी ये ज़रूर है कि हमारे इर्द-गिर्द के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इनवैलिड वोट्स उचाना में है। ओह! कम से कम मुझे जींद ज़िले की जानकारी है। बाकी कहीं 50 हैं, कहीं 60 हैं, कहीं 90 हैं मेरे ख़्याल से। 215 इनवैलिड वोट मेरे ख़्याल से जींद के पाँचों हलकों में, कहीं और नहीं है। लेकिन आप क्या ऐसा नतीजा एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या उचाना के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए, एक बड़ी साधारण सी मान्यता होती है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, वो इलेक्शन के अंत तक उसी अ, क्या बोलूँ, उसी वज़न के साथ नहीं चल पाते। धीरे-धीरे, क्योंकि लोग भी अपना मन बनाते हैं, लोग भी नहीं चाहते कि उनका वोट वेस्ट हो। लेकिन यहाँ थोड़ा अजीब-सा रहा कि आज़ाद उम्मीदवार जितने भी थे, उनमें एक नहीं, 3 थे, और तीनों के चुनाव जो हैं, वो आखिरी तक खड़े रहे। और वो खड़े रहे, खड़े किए गए, सारे साधन उनको मुहैया कराए गए। वो सारी चीज़ें ख़ैर हमको तब भी पता थी, लेकिन फिर भी एक ये था कि लोगों की एक राजनीतिक समझ ज़रूर होती है। लेकिन जैसे चुनाव ये बना सो बना। पर वो तो आप ही की पार्टी के तो लोग थे। वो पार्टी के थे तो फिर उनको इंडिपेंडेंट लड़ना नहीं चाहिए था ना। इंडिपेंडेंट लड़ते ही आप पार्टी के रहते नहीं। नहीं फिर तो तो आप आप बागी हो जाते। पार्टी के दूसरे नेताओं ने उनको मनाने की कोशिश की क्या? वो तो शायद फेलियर पूरी स्टेट में ही रहा है, ना मनाने वाला। नहीं, कोशिश की गई। मुझे नहीं लगता। कोशिश की गई होती तो एक तो बैठता, 2 तो बैठते। तो आपने रिक्वेस्ट किया क्या कोशिश करने के लिए कि कीजिए कोशिश? इतने कमज़ोर नहीं है कि यूँ रिक्वेस्ट करते फिरें कि जी आपका आदमी इसको हटा लो चुनाव से। किसका जब आदमी? ये आपका मतलब किसका? जब ये समझ में ही आ जाए कि राजनीतिक खेल और षड्यंत्र कुछ दूसरे स्तर पे चल रहा है, तो फिर उसमें नहीं, आदमी को अपनी मज़बूती पे लड़ना चाहिए। आपका आदमी बताया आपने, किसका आदमी बताया? वो ठीक है, वो जिसके भी थे वो। नहीं, बीजेपी के थे क्या? नहीं, बीजेपी ने तो बाद में, फिर वो जब उनको दिखा कि तवा कुछ गरम सा हो रहा है, उसके बाद उन्होंने उसमें थोड़ा घी डालना शुरू किया होगा अपनी तरफ से, साधनों के नहीं, माध्यम से। आप अदरवाइज़ तो क्या लोग तो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की को। तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। जिन्होंने किया है उनको पता है, जब शीशे में अपनी शक्ल देखते होंगे तो पहचान लेते होंगे अपने आप को। हाँ, तो अभी क्या करेंगे सर इसके बाद? अभी तो खैर आप ने ये यात्रा की बात की, यात्रा करेंगे। तो ये जी। यात्रा तो कांग्रेस में तो ऐसे लोग करते नहीं है। मैंने तो देखा नहीं किसी को करते हुए। नहीं, आपको कुछ यात्रा दिल्ली या से बोला गया है, यात्रा कहीं इशारा हुआ है? यात्रा नहीं, अभी तो हमने 15 हलकों से एक शुरुआत मीटिंग्स की है करें। कांग्रेस के साथ थोड़े युवाओं को जोड़ने की। युवाओं से मेरा मतलब इसीलिए हमने इसमें जो लोग आइडेंटिफ़ाई भी करने की कोशिश की है, वो 18 से और 40-45 साल तक की उम्र वाले जो हैं, उनको जोड़ने का एक प्रयास किया है। और ये जो 5 मीटिंग्स का ज़िक्र किया, इनको आप एसेंशियली ट्रेनिंग सेशंस कह सकते हैं, इन ठीक है। लोगों को जो इसमें आएँगे। तो बाकी उसके बाद हाँ, कुछ ना कुछ इसका फ़ॉलो-अप तो हम ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ करके और यहीं छोड़ देंगे। इसको निश्चित तौर पे इसका फ़ॉलो-अप होगा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, कांग्रेस में ये ट्रेंड मैंने देखा नहीं है कि लोग ऐसे मीटिंग्स कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा आप पार्टी नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं मुझे लगता है। देखिए पार्टी 3 चुनाव हार चुकी है लगातार। अब इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम प्रदेश में बहुत मज़बूत हैं, इसलिए वो मज़बूती हमारी कायम रहेगी। आप जब 3 चुनाव लगातार हार जाएँ, तो लोगों के अंदर और आपके कार्यकर्ता के अंदर एक उदासीनता स्वाभाविक तौर से घर करना शुरू कर जाती है। उसको यदि रोकना है, तो रोकने का समय अब है। नहीं तो वो जिन पार्टियों के आपने नाम लिए थे, हो सकता है उन्हीं को उभार मिल जाए दोबारा से। तो पार्टी को इसके बारे में, और इसीलिए मुझे खुशी है इस बात की कि ये संगठन जिला स्तर का जो बनाने का फैसला किया गया है, जिला अध्यक्षों का, ये जल्दी किया गया है और नतीजे भी शायद जल्दी इसके आ जाएँगे। और इस प्रकार से अन्यथा आने वाला समय कठिन हो सकता है। तो ब्रजेंद्र जी, ये जो 15 विधानसभा क्षेत्रों की मीटिंग आप कर रहे हैं, ये क्या जी। दिल्ली से किसी ने बोला आपको? नहीं, नहीं, या दिल्ली शोर से होगा? क्या, ये तो प्रदेश की हमारी अपनी कोशिश है एक, कि लोगों को, और ये शुरुआती तौर पे 15 हैं। इस 15 के आगे 14 और आइडेंटिफ़ाई की हुई हैं। वो तो एक बार ये 5 हो जाएँ, उसके बाद फिर उन 14 में और आगे उसको लेके जाएँगे। तो बाकी हाँ, ये संज्ञान में तो सबके डाल रखा है। सबके मतलब?
मतलब सेंटर में जो भी हमारे पार्टी के इंचार्जेस हैं उनको उनको उनके ध्यान और में यहाँ पे उदय भान जी को सबको पता है। नहीं नहीं पता तो खैर जाहिर, अखबार तो सब पढ़ते ही है सर, आपकी खबरें तो छपती हैं हर जगह लेकिन बातचीत उनसे बातचीत उनसे बातचीत करके हुआ ऐसा? बातचीत सबसे होती रहती है। नहीं नहीं ये विषय पर। नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, इस विषय पर बातचीत हुई। अगर आप ये पूछ रहे हो कोई परमिशन ले रखी है, वो एक अलग बात है। परमिशन कोई नहीं ले रखी। आप परमिशन ले लेगा। लेकिन किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को, पार्टी को यदि आप मजबूत करने के लिए काम कर रहे हो और ऐसे काम पे जब अभी कोई राजनीतिक गतिविधि एज सच नजर नहीं आ रही या कोई ऐसा मौका नजर नहीं आ रहा कि आप इस समय क्यों सक्रिय हुए हुए हो, तो उस समय तो मेरे ख्याल से किसी को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। तो आखिरी सवाल सर, इलेक्शन में जो नतीजे आए उसके बाद, आप तो पॉलिटिकल परिवार से भी हैं, खुद पॉलिटिशियन हैं, जाहिर है आप तो घूमे होंगे इलाके में, लोग आपके पास आए भी होंगे, तो क्या उनका कारण बताया लोगों ने? सबसे बड़ा रीजन क्या होगा आपकी हार का, या पूरे प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति हुई उसका? नहीं देखिए, पूरे प्रदेश की यदि बात करें ना तो एक या दो फैक्टर नहीं, बहुत फैक्टर्स आते हैं उसमें। और वो अलग अलग एरियाज के अलग अलग हो सकते हैं। बहुत बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वो ईवीएम की बात करते हैं कि जी हो ही नहीं सकता कि हमारे यहाँ ये मार्जिन इतने बड़े बड़े हो जाएं। खास तौर पे जो अर्बन एरियाज के जो मार्जिन है ना 30-30, 40-40, 50-50 हजार के, वो वहाँ के कैंडिडेट्स कह रहे हैं जी संभव ही नहीं है कि ये इस तरह का मार्जिन हो सके। बाकी जैसे सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो संगठन की कमी जो रही, एक वो था। और दूसरा जो हमारा एक सोशल अलायंस था जिसने एक पॉलिटिकल शक्ल ले ली थी, समय आने पर शायद हम उसको पूरी तरह से संभाल नहीं पाए, और उसके भी अनेकों कारण हैं कि वो क्यों नहीं संभाल पाए। लेकिन वो अलायंस जो था उसके अंदर छोटी या बड़ी एक दरार सी जरूर आ गई थी, जिस वजह से हमें जो नतीजा जैसा लोकसभा में भी था वैसा भी नहीं मिल पाया। लोकसभा का भी यदि आपको चुनाव ध्यान हो, कांग्रेस 5 सीटें जो जीती वो लोगों ने जितवाई हैं। लोग सिर्फ कांग्रेस को वोट देना चाहते थे बीजेपी के खिलाफ, उसलिए वो 5 सीट आई हैं, नहीं तो संगठन तो था ही नहीं। लेकिन वहां तब तक फिर भी क्या था कि संगठन के नाम पर जो लोग कांग्रेस की उम्मीदवारी की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो लोकसभा चुनाव में सारी मेहनत कर रहे थे अपनी आगे की तैयारी के हिसाब से। उनमें से जब विधानसभा का चुनाव आया तो वो टिकटें तो 90 ही मिलनी थी, तो उनमें से फिर जितने लोग छूट गए उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो या तो वो बागी हो गए, या वो निराश होकर घर बैठ गए, या खुली खुली दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर मुखालफत में आ गए। और उसका एक जो मैनेजमेंट था वो ठीक से नहीं हो पाया। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक चीज बताता हूँ जी, क्योंकि ये मुझे और भी कई कैंडिडेट्स ने बात बताई। जब हम बल्कि जो ये हमारी जो समीक्षा मीटिंग्स वगैरह भी हुई उसमें भी ये जिक्र आया। हमें केंद्र से तो इलेक्शन के दौरान 3-4 बार फोन जरूर आए पूछने के लिए कि कैसा चल रहा है, कोई मदद चाहिए, किसी प्रकार का कोई स्पीच वगैरह देने के लिए कोई भेजना है, किसी व्यक्ति नेता की आपको ज़रूरत हो जिसका प्रभाव हो सके। और उनके पार्टी के केंद्रीय दफ्तर से ऑब्जर्वर्स भी थे हलकों में, जो मुझसे भी कम से कम वो उस 2.5-3 हफ्ते के दौरान 4 या 5 बार मुलाकात हुई मेरी उनके साथ, मेरे खुद के हल्के में। लेकिन प्रदेश की तरफ से तो ऐसा लगता था कोई है ही नहीं, सब अपने आप ही लगे हुए थे। तो वो एक होता ना कि भाई एक कोई जिले के स्तर पे आपसे पूछ रहा हो कि कैसा चल रहा है चुनाव, या हल्का या ब्लॉक के अनुसार कोई व्यक्ति हो जो पूछते हो, तो वो प्रदेश का जो संगठन है वो नदारद था, और उसका खामियाजा भुगता है। और वही कारण है कि ये जो आजाद उम्मीदवार वगैरह थे ये इतनी संख्या में खड़े हुए और फिर इनको बैठा नहीं पाए। आपने गुटबाजी का जिक्र नहीं किया हार के कारणों में सर। अब गुटबा पुरानी बात हो ली यार, 1 साल तो, अब देखो ना, आज क्या 10 अगस्त होगी, अब तो 1 साल होने को आया है। अब तो छोड़ो, अब तो नई कवायद है, एक नई तो उससे कुछ शुरुआत। आगे बढ़े क्या? हाँ जी, गुटबाजी जो थी 1 साल पहले,
उससे कुछ आगे बढ़ गए कदम हम लोग, आप लोग देखिए मतलब हम लोग? देखिए, गुटबाजी का मेन कारण क्या रहता है? जब संगठन ही नहीं है तो गुट ही बनेंगे। व्यक्ति कहाँ जुड़ेगा जब उसके पास जिला स्तर पर या हल्के के स्तर पे कोई दफ्तर नहीं है बैठने के लिए? वो कहाँ जाएगा? वो किसी बड़े नेता के साथ ही जुड़ेगा, और वहां जहां उनको संभावना नजर आती है वहां ज्यादा जुड़ जाएंगे। तो ये तो बहुत ही सरल 2+2 है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो उनको आप फिर गुटों की संज्ञा दे लो, क्योंकि ऑल सेड एंड डन जो सीनियर लीडर्स हैं बहुत सीनियर हैं। वो 30-30, 40-40, 50-50 साल से अपने क्षेत्र में हैं, राजनीतिक कद उनका है, तो स्वाभाविक सी चीज है, लोग उनके साथ जाके जुड़ते हैं। संगठन हो तो उसमें कितने सैकड़ों लोग तो उसी में अकोमोडेट हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की फिर वो महत्वाकांक्षा जो है, जब एमएलए की टिकट की अगर उसको ना पूरी हो तो वो नाराज होकर बैठ जाएगा, उसके पास कोई तो जिम्मेवारी होगी। लेकिन यहाँ क्योंकि मैदान खाली था तो उस नाते, बल्कि इसमें तो मैं कहूँगा लोग ठगे गए, क्योंकि लोगों का तो जो मन था और जो रुझान था वो तो एक तरफा था बिल्कुल, लेकिन लोगों के साथ दगा हो गया। पर ये अभी जो सरकार है उस पर भी बड़े आरोप लग रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी खराब स्थिति है। आपके हिसार में तो खास तौर पर कई किस्से सामने आए। नहीं जी, पूरे प्रदेश में ही है, कभी सोनीपत, कभी गोहाना, कभी जींद, कभी हिसार। मतलब देखिए, मैं इनको दोष इसलिए नहीं देता कि इन्होंने तो कुछ कह के वोट मांगी ही नहीं। इनको, ये तो बाय डिफॉल्ट सरकार में है, एंड ये बस इसी चीज में खुश हैं कि हम तीसरी बार सरकार में हैं, क्योंकि इनके मन में भी ये है कि हमने कुछ किया ही नहीं था दोबारा सरकार में आने के लिए। लेकिन फिर भी लोग अगर बना रहे हैं या किसी तरह से बन रही है, तो जैसे थे की स्थिति में है। हरियाणा वो प्रदेश है जहां पे कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में या क्राइम के मामले में इस प्रकार की खुली छूट नहीं थी। इंसिडेंट्स होते हैं, क्राइम दुनिया में हर जगह होता है, इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन इस प्रकार से और इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ कभी नहीं हुए। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ये जो बिल्कुल जो रोजगार के ऊपर जो ताला मार रखा है ना, ये बहुत बड़ा कारण है। बहुत से जवान बच्चे हैं जो जिनको इजी मनी नजर आता है यहाँ पे। ये 2 बार हुआ है सिर्फ, एक बार शराबबंदी के टाइम में हुआ था और अब एक ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है। 2 बार शराबबंदी में भी वही था। हालांकि बंसीलाल जी वैसे बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, लॉ एंड ऑर्डर पर पकड़ रखते थे, लेकिन एक तबका तैयार हो गया था जिनको इजी मनी की आदत लग गई थी, और ये समझ में आ गया था कि कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जेल का चक्कर लगा चुके थे 1-2, तो वो भी देख ली थी। तो एक वो समय था, और अब ये है कि अब सरकार का कोई इनके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश ही नहीं है। तो जब अंकुश ही ना हो तो फिर यूं ही होता है जो हो रहा है। आप यदि अपनी सरकार के डीएसपी को पब्लिक अपॉलॉजी करवा सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका सरकार में कोई स्थान नहीं है जी, वो सिर्फ एक वरिष्ठ बीजेपी का नेता का बेटा है, उसके आगे उसकी कोई हैसियत नहीं है, और उसको यदि स्टेज पे उस डीएसपी ने यदि रोक लिया और उसको फिर आप माफी मंगवाओ सरेआम, बंद कमरे में नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर, कौन सी फोर्स होगी जो फिर आपके लिए वो लड़ेगी और क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी जब ऊपर से संदेश इस प्रकार का जाएगा। एक इंसिडेंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि सरकार का जो इकबाल होता है वो सरकार खुद ही खत्म करे बैठी है। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर ऐसा ही होगा जैसा है चल रहा है यहाँ पे। एब्सोल्युटली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपका शेड्यूल बड़ा टाइट था, उसके बावजूद भी आपने वक्त दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।